चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। तो आइए सुनते हैं फिर मिलोगी का आगे का भाग। आशीष ने पूछा, आप दोनों ही भुवनेश्वर जा रहे हो तो होटल की बुकिंग हो गई होगी ना? वसुधा सकुचा गई। हम एक रिलेटिव के यहाँ रुकेंगे। आशीष ने फिर पूछा, उन्हें मालूम है ना कि आप लोग आ रहे हैं? हाँ, फोन पर बात हो चुकी है। क्या आप भी भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर गए हैं? नहीं, कभी नहीं गया। मैं तो क्रिश्चियन हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मंदिर नहीं जा सकता। अकेले जाकर क्या करूँगा? प्रेयर कैसे ऑफर करते हैं मुझे नहीं आता। ईश्वर तो सभी एक हैं। आदमियों के अलग अलग झुंड ने अपने अपने लिए अलग अलग भगवान और वर्शिप के अलग अलग तरीके डिजाइन किए हैं। मेरे लिए रिलीजन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्रिश्चियन, इतना सुनते ही भारत पाकिस्तान के बीच की डिवीजन लाइन खिंच गई। वसुधा सहम गई। आसपास बैठे श्रोताओं को झटका लगा। लड़का क्रिश्चियन और लड़की लिंगराज मंदिर जा रही है। नींद में खोई दादी परलोक सुधारीकरण हेतु रुद्राभिषेक करवाने लिंगराज मंदिर जा रही हैं। और अभी अभी एक विधर्मी के हाथ से छुई हुई चाय गटक गई, ये खबर नहीं थी उन्हें। क्रिश्चियन की छुई चाय पी ली है, जानकर तो दादी ने जाने कितने प्रायश्चित कितने कर्मकांड करेंगी। आशीष ने पास से ही गुजरते सैंडविच वाले को रोका। भैया 3 सैंडविच दे देना। दादी सो रही थी, इसीलिए आशीष ने उनका सैंडविच सामने बने ट्रे स्टैंड में रखकर दूसरा सैंडविच वसुधा की तरफ बढ़ा दिया। वसुधा ने मन ही मन भगवान का लाख शुक्र मनाया कि दादी सो रही है। ये लड़का क्रिश्चियन है सुनने के बाद तो दादी उसके हाथ का छुआ सैंडविच भी ना खाती। जो उनके ठाकुर जी को नहीं मानता वो ऐसे किसी व्यक्ति से खाने पीने का संबंध नहीं रखना चाहती। घर पर माँ बाबा और नीरज भैया भी गैर हिंदू घरों से दुआरी तक का रिश्ता ही रखते हैं। गए साल नीरज भैया तो मोहल्ले के नवयुवक गणेश मंडल के उपाध्यक्ष भी बने थे। गणपति के समय जब मंडल के विशाल काय पोस्टर पर नीरज भैया की फोटो चौराहे पर लगी थी, तब से नीरज भैया नियमित रूप से जनेऊ पहनने लगे हैं। उनकी मुंज तो 11 साल में हो गई थी। पिछले साल से हनुमान व्यायाम शाला में कुश्ती करने जाने लगे तो मंगलवार और शनिवार का व्रत भी रखते हैं। दादी सुबह 5 बजे से ठाकुर जी के सामने दिया बत्ती करती हैं। आंगन में छड्डा छीटा देकर चौक पुरती हैं। भंसारी ही चावल आटे से द्वार के दोनों तरफ लक्ष्मी पाव बनाती हैं। शाम घर पर चाहे कोई मेहमान भी बैठा हो, मगर तुलसी में दीपक का वक्त होते ही उठ जाती हैं। पूरे सावन लहसुन प्याज नहीं खाती। हर एकादशी उपवास रखती और एकादशी के दिन घर भर के लिए खाने में चावल का निषेध करती। चौथ का चांद भूल से देख लेने पर छिप कर पड़ोसी के घर पत्थर मारती और उनके बाहर निकलकर गाली देने पर चांद देख लेने के कलंक से निजात पाती। कार्तिक स्नान करने वाली सनातनी दादी क्या किसी क्रिश्चियन लड़के के हाथ का छुआ सैंडविच खाकर बुढ़ापे में धर्म भ्रष्ट करेगी? राम राम राम, हरि हरि हरि। वसुधा ने देखा दादी हिचकोले खाते हुए मुंह फाड़े सो रही है। लड़के का गोरा मुखड़ा देख वसुधा के दिमाग में आने लगा कि काश इस ट्रेन का ब्रेक फेल हो जाए और ये भुवनेश्वर में रुके ही नहीं, या फिर भुवनेश्वर के पहले कहीं पटरी उखड़ जाए और ट्रेन घंटों के लिए रुक जाए। न्यूज में पढ़ा है मालगाड़ी के डिब्बे आए दिन पटरी से तो डरते हैं। आज ट्रेन क्यों इतने सलीके से चल रही है? जरा देर बाद भुवनेश्वर आ जाएगा और फिर ये लड़का मेरी आंखों के सामने नहीं होगा। बिल्कुल अभी जो समय गुजर रहा है ये कभी नहीं आएगा। मैं वर्धा के अपने उस छोटे से घर नागपुर के हॉस्टल की दुनिया में खो जाऊंगी और ये शिलोंग के पहाड़ी घुमावदार रास्तों की बरसात में गुम हो जाएगा। कितना प्यारा और समझदार लड़का है। बस आधे घंटे और फिर हम कभी न मिलने के लिए अलग हो जाएंगे। वसुधा खिड़की से बाहर देखती सैंडविच खा रही थी। मन तो बाहर देखने का बिल्कुल न था। वसुधा ने उड़ती नजर लड़के पर डाली तो वो वसुधा को ही देख रहा था, मगर इस बार उसने वसुधा पर नजर नहीं फेरी। हताश से मुस्कान उसके चेहरे पर। एक बेनाम लड़का जो शिलोंग के पहाड़ी रास्तों से होता हुआ हर रविवार चर्च जाता है और एक अजनबी लड़की जो हर सोमवार शिवलिंग में बेल पत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख चढ़ाती है।
दोनों अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ट्रेन की जंजीर खींचने के अलावा ट्रेन रुकने के सभी उपाय सोच रहे थे। तभी दादी उठ गई। ये उनके महामृत्युंजय जाप का वक्त था। कंठी माला में 21 जाप पूरा करके उन्होंने सैंडविच खा लिया। अनजाने में हुई भूल चूक तो भोलेनाथ क्षमा ही कर देते हैं। खिड़की के बाहर ढलता सूरज कितना उदास दौड़ रहा था। सूरज के साथ साथ दो दिलों के बीच भी बहुत कुछ डूब रहा था। इतनी बड़ी दुनिया में कोई आपको बहुत बहुत अच्छा लग जाए, आप भी उसे उतने ही अच्छे लगें, मगर दुनिया के लिए ये अच्छा लगना जैसे बात बहुत मामूली और गैर ज़रूरी है, जबकि ज़िंदगी के लिए ये अच्छा लगना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वसुधा अपने क्लास 5 की जियोग्राफी के पेपर में राज्यों की राजधानी में मेघालय की राजधानी इम्फाल लिख कर आई थी। घर जाकर देखा कि मेघालय की राजधानी तो शिलोंग है, तो बहुत पछताई। आज देश के उसी आखिरी राज्य की राजधानी शिलोंग की इस लड़के जिसका नाम तक नहीं जानती से ऐसा लगाव क्यों महसूस हो रहा है। इतनी बातें करने के बाद भी दोनों की एक दूसरे का नाम पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी। नाम पूछना पर्सनल इंटरेस्ट वाली बात लगेगी। यदि ट्रेन से उतरते हुए मैं जाते जाते बेवकूफ़ की तरह आपका नाम क्या है पूछूं तो नाम जानकर मुझे क्या करना है? क्या हथेली पर फिर मेहंदी में छिपाकर इसका नाम लिखूंगी? नाम जानकर मुझे क्या करना है? क्या इसके और मेरे नाम की स्पेलिंग काट कर फ्लेम खोलूंगी? हे भगवान, ये क्या सोच रही हूँ मैं? क्या इसको भी मेरा नाम जानने की इच्छा नहीं हो रही है? इसका नाम पक्का जॉर्ज, चार्ल्स, जूड, बेंजामिन, थॉमस या फिर क्या होगा? ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी और अब भुवनेश्वर स्टेशन का पहला प्लेटफॉर्म शुरू हो गया। वसुधा सीट के नीचे से बैग और सूटकेस निकालने जैसे ही झुकी तो आशीष ने रोका। तुम हटो। आशीष ने एक एक करके सारा लगेज सीट के नीचे से बाहर खींचकर गेट की तरफ बढ़ना शुरू किया। सहयात्रियों की आंखों में जिज्ञासा और सहानुभूति के मिले जुले भाव थे। क्या लड़की अपने घर का फोन नंबर एक कागज में लिखकर लड़के को चुपचाप थमाएगी? ट्रेन अभी रुकी नहीं थी। आशीष खिड़की के काले कांच में ठीक अपने पीछे खड़ी वसुधा को देख पा रहा था। कांच में नजरें मिली और दोनों फिर मुस्कुरा दिए। कुछ मुस्कुराहटें कितनी हारी हुई होती हैं। वसुधा के पीछे खड़ी दादी अपना मुंह खोले खिड़की के काले कांच से बाहर देखने की कोशिश कर रही थी। आशीष ने सूटकेस और बैग ट्रेन से उतारकर प्लेटफॉर्म पर रख दिया। चलिए, मैं फिर अकेला हो गया। ठीक है दादी जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। आशीष की कत्थई आंखें कह रही थी कि उसे ऐसी ही लड़की की चाहत थी। मैं इतना ज्यादा सफर में रहता हूँ कि कभी किसी से ठहर कर बात ही नहीं की। पापा के बाद मम्मी के अकेलेपन को भरने की कोशिश में, उनका साथ देने के फेर में कभी फील ही नहीं हुआ कि मुझे भी किसी के साथ की ज़रूरत है। अब तक शायद मुझे ही किसी की ज़रूरत नहीं लगी। इस लड़की को स्टेशन से बाहर निकलता देखकर पहली बार लग रहा है कि मैं अकेला हूँ। इसने मुझे अकेला कर दिया या भीतर छिपे अकेलेपन से मिलवा दिया, मालूम नहीं। भुवनेश्वर स्टेशन से बाहर दादी के साथ ऑटो में बैठकर वसुधा को स्टेशन छोड़कर जाती ट्रेन की आवाज़ आ रही थी। हर अगले सेकंड और दूर होता वो लड़का दुनिया के क्षितिज विस्तृत समंदर में समा गया, कभी न दिखने के लिए। दादी के साथ ऑटो में जाते समय चमचमाता भुवनेश्वर शहर बेरौनक लगने लगा। रात में सोते समय ट्रेन का पूरा सफर बार बार घूम रहा था। उस लड़के के परफ्यूम की महक, आसमानी शर्ट और चॉकलेटी आंखें रह रहकर याद आ रही थी। हॉस्टल पहुंचते ही पूनम और सना को सफर की पूरी बात बतानी है कि लड़के अच्छे भी होते हैं। कितना उदास लग रहा है आज। क्या वो अभी, बिल्कुल अभी राउरकेला के किसी होटल में लेटे मुझे सोच रहा होगा? इस एक रात के बाद आने वाली कई रातों में लड़के और लड़की दोनों ने एक दूसरे को बहुत याद किया, बिना एक दूसरे की खबर के। कुछ मुलाकातें छोटी होती हैं, मगर दिल में उनकी बैठक जिंदगी जितनी लंबी हो जाती है। हॉस्टल में वसुधा और रेवा का रूम नंबर 204 है, मगर वसुधा का पूरा समय बाजू वाले रूम नंबर 203 में बीतता है। जो वहाँ पर सना और पूनम का है नंबर।
रूम नंबर 203 की पूनम और सना गोंदिया जैसी छोटी जगह से आई थी। वे दोनों गोंदिया में भी नर्सरी से लेकर 12वीं तक साथ ही पढ़ी और एक ही मोहल्ले की थी। वसुधा के संग रूम वाले 204 शेयर करने वाली चंद्रपुर की रेवा से वसुधा का जुड़ाव कम है, जबकि पूनम और सना के कमरे में वो आधी रात तक गप्पे मारती हैं। सना, वसुधा और पूनम तीनों बीकॉम में एक ही सेक्शन में है, जबकि रेवा उसी कॉलेज में बीबीए कर रही है। इसीलिए भी रेवा इन तीनों से अलग थलग पड़ जाती थी। वसुधा, पूनम और सना कॉलेज के लिए एक ही साथ ही हॉस्टल से निकले। वसुधा प्रायः इसीलिए भी अपना कमरा छोड़कर रूम नंबर 203 में चली जाती, क्योंकि रेवा उसके कमरे में दिन भर पढ़ाई करती। रेवा के डॉक्टर माता पिता पढ़ाई का महत्व समझते थे, इसीलिए उन्होंने रेवा को बीबीए करने नागपुर भेजा था। रेवा नागपुर में एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग भी कर रही थी। वो अपना एमबीए नागपुर से ना करके आईआईएम या फिर देश के बाहर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहती है। घर में इतने नौकर हैं कि रेवा ने दूसरों के लिए क्या, खुद के लिए भी कभी एक गिलास पानी रसोई से नहीं लिया। रेवा के उच्च शिक्षित धनाढ्य परिवार से बिल्कुल अलग वसुधा, पूनम और सना छोटे शहरों के मध्यम वर्गीय परिवारों की वो पंक्ति थी जो सिर्फ पर इसलिए 3 साल की जमानत पर नागपुर जाने रिहा की गई थी कि नागपुर में रहते हुए वे बीकॉम के साथ साथ क्लर्क की कोचिंग, कंप्यूटर या बैंकिंग के कोर्स कर लें। लड़कियों के बड़े शहर जाकर किसी दुर्भाग्य में फंसने की इक्का दुक्का स्याह कहानियों की बदलियां छोटे शहर की लड़कियों के हिस्से का आसमान ढक लेती हैं। छोटे शहरों में बेटियों के बैंक क्लर्क या टीचर बन जाने पर माता पिता स्वयं को आज़ाद ख्याल घोषित कर खुद की पीठ खुद ही थपथपाते हैं। कोई भी उड़ान नीची या ऊंची नहीं होती, मगर ऊंचा उड़ने पर प्रतिबंधित अनुचित है। पैरों की ताकत को रोकने का फंदा अनैतिक है। छोटे शहर की लड़कियों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अच्छे कॉलेज, एडवांस कोर्स, रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी, रैंक होल्डर स्टूडेंट वाली कोचिंग बड़े शहरों में ही है। छोटे कस्बों में किसी लड़के के साथ भाग गई लड़की जाते जाते दूसरी लड़कियों के लिए सारे दरवाजे बंद कर जाती है। लड़कियों को महानगरों में भेजकर पढ़ाने के सख्त खिलाफ इन छोटे कस्बों के पान ठेलों, चौराहे और चौबारों पर ढेरों बातें होती हैं। भैया, बड़े शहर जाते ही लड़की का आवारा होना तय है। चाहो तो 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखवा लो, वहां जाते ही पर निकल जाते हैं। बड़े शहर में पास पड़ोस का कोई लिहाज नहीं होता। वहां तो सामने वाले फ्लैट में कौन रहता है पहचानते ही नहीं। अपने यहाँ जैसे गली मोहल्ले के रिश्ते, काका, ताऊ, चाचा, भैया का संकोच नहीं, लिहाज नहीं। कौन किससे मिल रहा है, कौन किसके संग एक ही घर में बिना शादी के रह रहा है, कौन लड़की 2 दिन से गायब है, किसके घर में रात बिताने कौन आ रहा है, से किसी को कोई मतलब नहीं। अरे, कल के न्यूज़पेपर में पढ़े नहीं इंदौर का केस? माँ बाप ने भरोसा करके लड़की को देवास से इंदौर पढ़ने भेजा। लड़की इंदौर में किसी लड़के के संग एक ही फ्लैट में साल भर से रह रही थी। क्या बोलते हैं आजकल, वो लिव इन। आजू बाजू के फ्लैट वालों को तो नजर रखना चाहिए था। जब देख रहे हैं कि लड़की सिंदूर बिछुआ कुछ नहीं है तो पता लगाएं कि भाई तेरे संग रहने वाला ये जवान आदमी कौन है जिसके साथ तू रहती है। रिश्ते में क्या लगता है तुम्हारा? लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो लड़के पर शादी का दबाव बनाए। लड़के ने मर्डर कर दिया और लाश बाहर घर के फेंक आया। आजकल मर्डर करना, जहर खाना, अबॉर्शन कराना फैशन हो गया है। माँ बाप के विश्वास, इज्जत की ढेला भर भी परवाह नहीं। प्रेग्नेंट होकर आत्महत्या तो कर लेती हैं, मगर मरते मरते भी बाप को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ते। वो लड़की अभी देवास में रह रही होती तो मजाल किसी लड़की के साथ लफड़ा चला पाती। हमारे यहाँ लड़की का अफेयर तो दूर, दोनों में सिर्फ नैन मटक्का ही शुरू हुआ नहीं कि नाते रिश्ते, पास पड़ोस के लोग फौरन बाप भाई को बेटी को संभालने की इत्तला कर देते हैं। लड़की को 2-4 हाथ पड़ते ही इश्क का भूत उतर जाता है। कोई लड़का घर के आगे 2 चक्कर लगाए नहीं कि मोहल्ले में कोई भी उसका रास्ता छेक ले कि क्यों भाई, इस गली के फेरे ज्यादा लगा रहे हो, यहाँ कौन खर्चा खाकर बैठा है तुम्हारा,
आइंदा दिखना नहीं बेटा, नहीं तो कूट दिए जाओगे। ये हॉस्टल में रहने वाले लड़कियों को लड़कों को मात दे रही हैं लफंगई में। वहाँ उन पर कोई पाबंदी नहीं, दारू पी रही हैं, पार्टी कर रही हैं, पब जा रही हैं, चड्डी बराबर कपड़े पहन रही हैं। बाप यहाँ से हर महीने खर्चा भेज रहा कि बिटिया हॉस्टल में रहकर पढ़ रही होगी, और उधर बिटिया कुछ और ही पढ़ाई में लगी है। भैया सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़की को आँख के सामने रखो। हमारी बेटी की भलाई हमसे ज्यादा कौन जानेगा। पढ़ाई करनी हो तो घर पर रहकर करे, शादी के बाद आगे की फिर उसके पति की मर्जी। वसुधा के नीरज भैया और बाबा इन विचारों के प्रबल प्रचारक, प्रवर्तक, समर्थक और उपदेशक रहे हैं। बाबा परदेशी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं और उनका नाम बद्रीधर शुक्ला। पूरे वर्धा में सम्मान है। नीरज भैया हिंदू युवा संगठन की मासिक बैठकों में जाते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में हिंदू युवा संगठन की अहम भूमिका रहती है। नीरज भैया पार्टी के भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इतनी सामाजिकता निभाने के बाद भी मजाल है कि घर के भीतर कोई जवान लड़का आए। वसुधा की जगह से घर में ऐसे ढेरों अनकहे नियम हैं। वसुधा घर के बाहर निकलती है तो एक कंधे पर बद्रीधर शुक्ला और दूसरे कंधे पर नीरज शुक्ला की इज्जत का हिमालय उठाकर निकलती है। सड़क पर जोर से हंस दे या कोई शोहदा बाइक से निकलते हुए सीटी मार दे तो वसुधा के कंधे से इज्जत का ये तमगा सरक कर गिरने को आता है। वसुधा का नागपुर के हॉस्टल जाना सिर्फ इसलिए संभव हुआ कि नीरज भैया का कॉलेज वसुधा के कॉलेज के पास है। दादी वसुधा को लाड़ तो बहुत करती, मगर बेटियों को नियंत्रण में रखने की पक्षधर तो वो भी है। वो अत्यधिक सतर्क हो जाती जब पास पड़ोस में कोई लड़की भाग जाती या किसी लड़के के प्रेम प्रसंग के किस्से सुनाई लगते। उनकी आंखें फट जाती। राम राम, कितनी आग लगी है लड़कियों को। आज ही सत्संग में भजन सुनी, लड़की कितनी भी प्यारी हो उसे दुआर दुआर घुमाना नहीं। आधी गलती माँ बाप की है, इतना भरोसा करो ही मत। कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, घर वालों को मालूम ही नहीं। बहरे की बेटी उधर बाहर नौकरी करती थी, वहीं ऑफिस के किसी दूसरी जात के लड़के से शादी कर ली। लड़कियों को पढ़ने नौकरी करने बाहर भेजो तो मन की हो जाती है, छुट्टा सांड हो जाती है। हमारे यहाँ वसुधा और नीरज दोनों का कॉलेज अलग अलग है, मगर बड़ा भाई पूरी नजर रखता है। आज ठेले पर चाट खाई गई लेकर के कितने बच्चे हॉस्टल पहुंचे, नीरज को सब मालूम होता है। दादी दरवाजे के बाहर बने चौरे पर अपनी बूढ़ी सहेलियों के साथ बैठी घर गृहस्थी, बेटे बहुओं, रिश्तेदारों की बातें करती रही। अरे भोसले साहब के यहाँ महालक्ष्मी पूजन के लिए गई थी मैं आज। उनकी छोटी लड़की जो मुंबई में जॉब करती आई है। राम राम, वाह रे पट्टी, मजाल है। एक बार तो सोफे से उठकर किचन में औरतों के पास जाती, मर्दों के बराबर बैठी ही ठाठा करती रही। बैठने उठने में लुगाइयों वाले कोई लक्षण नहीं। कल को ब्याह कर दूसरे घर जाना है भाई, उसको टांग पर टांग चढ़ाकर बाप भाई के साथ गप सड़ाके की आदत हो गई है, तो रसोई में मन कहाँ से लगेगा। जब ससुराल जाकर ससुर जेठ की बराबरी बैठकर चाय पिएगी तो उनको बर्दाश्त होगा भला। भोसले साहब बता रहे थे कि मोना की तनख्वाह बहुत ज्यादा है, कार खरीदने वाली है। अब इतना कमाएगी तो कल को शादी के बाद पति से काहे दबेगी। बराबरी का कमा रही हूँ, मैं क्यों खाना परोसूं, मैं क्यों चाय बनाऊं। दादी की सहेली तमरीन दादी सूती साड़ी का पल्ला सर पर खींचते हुए हाँ में हाँ मिलाती हैं। भगवान का नियम है बीवी कम कमाए, बीवी जरा दबने वाली हो तो परिवार सही चलता है, नहीं तो तलाक पक्का। लड़कियां जो ऑफिस में अपने नीचे काम करने वाले मर्दों को फटकार कर घर पर आ रही हैं, वो घर पर किसी की एक घुड़की नहीं सुनेंगी। यहाँ परिवार में निभने कितनी बातों को समझना, सहना सीखना पड़ता है। देखी नहीं जोगीवार की बड़ी वाली लड़की का तलाक हो गया। जोगीवार ने बेटी को डॉक्टर बनाया, डॉक्टर लड़के से शादी के बाद लड़की अड़ गई। मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी पूरी रात जाग कर नाइट ड्यूटी करके आई हूँ, घर में पैसा ला रही हूँ, तो घर के काम दोनों मिलकर करेंगे। तो दोस्तों ये था उपन्यास फिर मिलोगी की आज का हिस्सा।
मैं वैष्णवी मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए और महसूस कीजिए इस अद्भुत कहानी की हर धड़कन को।